हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जय जी डिफेंस वॉरियर्स। मैं कल्पेश आज आप सबके लिए लेकर आ रहा हूँ फिजिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ऑसिलेशंस। तो उम्मीद है कि आप सभी अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपने देश सेवा में जाने के लिए आप एकदम अच्छे से कड़ी मेहनत के साथ जुटे होंगे। तो इसके साथ ही आज हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहले आप मुझे एक बात बताइए, आप कमेंट करिए पहले कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और लाइक किया है। सबसे पहले आपका काम है, आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। तो पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। उसके बाद हम चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। लेट वी स्टार्ट द चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यह हार्मोनिक मोशन होता है। अ बॉडी इज सेड टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन इट एक्सपीरियंस अ रीस्टोरिंग फोर्स। जब कोई भी बॉडी को एक रीस्टोरिंग फोर्स को एक्सपीरियंस करती है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है वो उसके प्रोपोर्शनल टू में होती है एंड इज डायरेक्टेड टू इक्विलिब्रियम पोजीशन, और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में कही जाती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक सिंपल सी डिफिनेशन हो गई, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक सिंपल सी डिफिनेशन। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आइडेंटिकली आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा मोशन जिसमें कोई जो बॉडी होती है वो अपने एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करती है। जैसे कि आप सर्कुलर मोशन में देखते हैं कि कोई बॉडी यहाँ तक आई, फिर 2 सेकंड में, फिर उसके बाद यही वो अपना जो पाथ है वो रिपीट करती है। आप उसके बाद देख सकते हैं जो दोलन होता है ऑसिलेशंस, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि वो खुद को रिपीट करता है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। ऑसिलेटरी मोशन, अ पीरियोडिक मोशन टेकिंग प्लेस टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, जो टूवर्ड्स जाता है और बैक जाता है। मतलब कि ऐसा मोशन जैसे आप दोलन, घड़ी का पेंडुलम देख सकते हैं, चौराहे पे आप देखते होंगे पेंडुलम वाली घड़ियां लगी होती हैं। अब तो घरों में बहुत कम पेंडुलम वाली घड़ियां, लेकिन अब भी बहुत से लोग रखते हैं। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं पेंडुलम वाली घड़ियों में इस तरीके से जाता है, जो मोशन होता है वो इस तरीके से होता है। पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर बैक जाता है, फिर मीन पोजीशन पे आता है। तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, इन सब को हम आगे पढ़ेंगे। तो जो ऑसिलेटरी और हार्मोनिक मोशन में डिफरेंस क्या होता है? एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन, बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन बिकॉज, क्योंकि जो ऑसिलेटरी मोशन होता है वो खुद को रिपीट करता है, लेकिन जो ऑसिलेटरी मोशन होता है वो रिपीट तो करता है लेकिन वो सिर्फ फ्रो और पीरियोडिक मोशन सिर्फ टूवर्ड्स एंड बैक नहीं जाता, वो कॉन्टीन्यूअस भी कभी कभी चलता है। रिपीट दोनों करते हैं, लेकिन जो पीरियोडिक मोशन है वो कॉन्टीन्यूअस भी चल सकता है और ऑसिलेटरी मोशन जो है वो सिर्फ टूवर्ड्स एंड बैकवर्ड चलता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हार्मोनिक ऑसिलेशन। द ऑसिलेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। ऐसा ऑसिलेशन जो सिंगल हार्मोनिक फंक्शन में एक्सप्रेस किया जाता है, दिखाया जाता है, उसे हम हार्मोनिक ऑसिलेशंस कहते हैं। साइन और कोसाइन फंक्शन जो हैं वो हार्मोनिक ऑसिलेशंस कहलाते हैं। हार्मोनिक मोशंस को हिंदी में क्या कहते हैं? आवर्त गति। तो यहाँ पे हम देखते हैं आवर्त गति जो होती है वो किस तरीके से हो सकती है। आवर्त गति नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आवर्त में, एक आवर्त में चल रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? और हार्मोनिक, इसको जब हम मैथमेटिकल में देखेंगे उसका जो वैल्यू के निकालने के लिए, तो उसका डिफिनेशन हो जाता है हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी अंडर अ रीस्टोरिंग फोर्स। ऐसा ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड उसका कांस्टेंट हो और फ्रीक्वेंसी सिंगल हो, और वो किसके अंडर में हो? रीस्टोरिंग फोर्स के, जिसका मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट
और जो ऑलवेज एक्ट टूवर्ड अ मीन पोजीशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हार्मोनिक मोशंस में क्या क्या है, एम्पलीट्यूड उसका कांस्टेंट होगा, ए उसका कांस्टेंट होगा, और फ्रीक्वेंसी सिंगल होगी, और एक्ट करेगा रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर में, और टूवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट, और मीन पोजीशन के हमेशा मीन पोजीशन के टूवर्ड्स में वो डिस्प्लेसमेंट करेगा। इस टाइप के पोजीशंस को हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस कहते हैं। अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, वाई क्या होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ए होता है एम्पलीट्यूड, और ओमेगा क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सप्रेस कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये कॉस के टर्म में भी, क्योंकि साइन और कॉस को हमने देखा था कि ये हार्मोनिक मोशंस के फंक्शन है, तो इसको हम कॉस के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और टी तो टाइम हो जाता है यहाँ पे। तो अब और हार्मोनिक मोशन किसने दो टाइप्स के होते हैं, एक तो हमने पढ़ा हार्मोनिक मोशन और नॉन हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन। अ नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन इज अ कंबाइंड ऑफ टू आर मोर देन टू हार्मोनिक ऑसिलेशन, जिसमें दो या दो से अधिक हार्मोनिक ऑसिलेशंस। हार्मोनिक ऑसिलेशंस क्या होता है, जो सिंगल फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है। लेकिन जब ये दो या दो से ज़्यादा हार्मोनिक ऑसिलेशंस आ जाते हैं, टू आर मोर देन टू हार्मोनिक ऑसिलेशंस कंबाइंड होते हैं, तो उसे हम नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशंस कहते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन टू ओमेगा टी। यहाँ पे हमने देखा दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस कंबाइंड हुए हैं। तो नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशंस के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस हमने इसका एक्सप्रेशन पढ़ लिया और इसकी डिफिनेशन। तो अब इसमें टर्म्स जो रिलेटेड होते हैं, हमने आपको बताया कि ये कई टर्म्स इसके होते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड हम देखेंगे कि टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन, एक दोलन कंप्लीट करने में जितना टाइम वो लेता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। आप वेव्स में भी देखेंगे, ऑप्टिक्स जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे वेव्स में हमने देखा भी है कि टाइम पीरियड क्या होता है, वो एक ऑसिलेशन मतलब एक दोलन में जितना टाइम पीरियड, एक दोलन कितना हुआ, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ। जब आप इसे पेंडुलम में देखेंगे तो एक ऑसिलेशन कितना हुआ, ये पेंडुलम हो गया, ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से आया यहाँ गया, फिर अपने मीन पोजीशन पे आया, ये इसका एक ऑसिलेशन हुआ। इतना कंप्लीट डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लेगा उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं किसी भी ऑसिलेशंस का। जब हम इसे घड़ी की सुई में देखते हैं तो एक ऑसिलेशंस कब होता है, जब घड़ी की सुई देखिए ये यहाँ से स्टार्ट की, ये इसका मीन पोजीशन हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो इसका एक ऑसिलेशन हुआ। इसको जब हम इस पे करते हैं तो जब ये सुई यहाँ से यहाँ तक गई तो इसका एक ऑसिलेशन हाफ ऑसिलेशन हुआ। जब ये यहाँ से यहाँ तक गई तो ये इतना गई, तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं कि ये इस तरीके से एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड हो जाता है जितना टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति। तो आवृत्ति को हम कैसे करते हैं, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे कि आप भी देखते होंगे स्कूल कॉलेजेस में जो लड़के होते हैं वो कई बारी चक्कर लगाते हैं, तो वो 1 सेकेंड में जितना चक्कर लगा लेते हैं, किसके पीछे चक्कर लगाते हैं वो तो आपको पता ही होगा, अच्छे से पता होगा, आप भी लगाते होंगे या किसी के पीछे कोई लगाता होगा तो आपको पता होगा कि वो 1 सेकंड में जितनी बार चक्कर लगा लेते हैं। मतलब एक दिन में किसी का घर, जैसे किसी के जो भी हो, आप तो समझ सकते हैं इतना कि किसी का घर यहाँ पे है तो वो एक दिन में 3-4 बार सामान लेने के बहाने, कुछ बहाने चले जाते हैं, तो वो
यहाँ पे 1 सेकेंड की बात होती है, तो वही बात हुई। तो 1 सेकेंड में वो जितना ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है या सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स क्यों होती है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होता है, प्रोपोर्शनल टू 1/t, इसलिए f इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है। तो इसका यूनिट सेकेंड इनवर्स भी हो जाती है फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट बाय बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय न्यू और यफ। इसे हम या तो यफ से या तो न्यू से डिनोट करते हैं। एंड द नेक्स्ट टर्म दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद फैक्टर 2π। जब हम फ्रीक्वेंसी को 2π से मल्टीप्लाई करा देते हैं, दैट्स कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज अ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद फैक्टर 2π। इसे हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। हमने ए साइन ओमेगा टी में देखा था ना, वहाँ पे ओमेगा टी टाइम पीरियड था और ओमेगा क्या था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ए क्या है, एम्पलीट्यूड। हम एम्पलीट्यूड के भी बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, तो न्यू में हम 2π से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू। तो यहाँ पे हमें न्यू की वैल्यू भी मिल जाती है ओमेगा अपॉन 2π। तो यहाँ से हम टाइम पीरियड की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। न्यू इज इक्वल टू 1/t, तो t इज इक्वल टू 1/न्यू, तो t इज इक्वल टू 1/न्यू। तो अब हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, न्यू की वैल्यू जब रख देंगे तो t इज इक्वल टू 1/2π ओमेगा। तो ये हो जाता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू 2π इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। तो इस तरीके से हम एक फार्मूले से हम 3 फार्मूले निकाले। हमें न्यू की वैल्यू पता चली तो हमने टाइम पीरियड निकाला। अब यहाँ पे हमने टाइम पीरियड की वैल्यू रख देंगे ओमेगा के टर्म में, तो हमें न्यू मिल जाएगा। न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट टर्म दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अ फिजिकल क्वांटिटी विच चेंज यूनिफॉर्मली विद टाइम इन अ पीरियोडिक मोशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी विच चेंज यूनिफॉर्मली, जो कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्मली चेंज करती है, पीरियोडिक मोशन करती है, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है या y से डिनोट होता है। हमने y के बारे में भी पढ़ा था, ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है किसी भी हार्मोनिक मोशन का। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट टर्म क्या है, एम्पलीट्यूड। हमने एम्पलीट्यूड के बारे में भी बताया था। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन, मतलब वन डायरेक्शन आप मीन पोजीशन से किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, जो उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो आप एक एम्पलीट्यूड कितना होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस जितना जाएगा, आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे इधर से उतना ज़्यादा ये इधर जाएगा, तो ये यहाँ तक जितना जाएगा वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। और जब हम आप वेव्स में देखेंगे तो वेव्स में एम्पलीट्यूड क्या होता है, जितना उसकी मैक्सिमम हाइट होती है, ये इसका एक एम्पलीट्यूड हो गया। ये इसका एम्पलीट्यूड, इसे हम डिनोट करते हैं ए से। अब नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म दैट इज फेज। अब फेज इज अ क्वांटिटी विच एक्सप्रेस द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज कॉल्ड फेज। इट इज डिनोटेड बाय फाई। तो फेज को हम फाई से डिनोट करते हैं, या पोजीशन और डायरेक्शन को एक्सप्रेस करता है कि किसी भी ऑसिलेशंस का डायरेक्शन और पोजीशन कैसा है, कि वो किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और उसका पोजीशन कैसा है। तो ये हमें फेज बताता है, कला, जिसको हम क्या कहते हैं, कला। फेज को क्या कहते हैं, कला। एम्पलीट्यूड को कहते हैं आयाम, फ्रीक्वेंसी को कहते हैं आवृत्ति, डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं विस्थापन। तो इस तरीके से अब हम जब नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ एनी डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेफरेंस। तो हमने सर्कुलर मोशन भी पढ़ा था, प्रीवियस वीडियोस में है हमारे पास। आप जब देखेंगे सारे वीडियोस, उसे लाइक शेयर करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियोस भी मिलती रहेंगी। आपको उनके कमेंट्स में नेक्स्ट वीडियोस के लिंक भी मिलते रहेंगे। तो आप जब उसको देखेंगे तो वहाँ पे आपको सर्कुलर मोशन भी मिलेगा। तो सर्कुलर मोशन
में ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन इज विच कवर एरिया ऑन अ फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लेंथ। यहाँ पे पॉइंट ये फिक्स कर दिया और लेंथ फिक्स कर दिया। अब ये जितना एरिया कवर करेगा ऐसे घूमता रहेगा उसी फिक्स पॉइंट के राउंड, तो ये सर्कुलर मोशन होता है। तो यही हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी देखने को मिलता है। ये तो फिक्स हो जाता है, फिर इधर इधर ऐसे ऐसे ये मोशन करता रहता है, तो ये भी फिक्स पॉइंट के राउंड मोशन करता है। अब हम देखेंगे फॉर्मूले क्या होते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशंस के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जो हमारे एग्जाम्स में डायरेक्टली कभी कभी पूछ लिए जाते हैं या कभी कभी उससे रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपको दिया हो टाइम पीरियड 2 सेकेंड दिया हो और हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या दी गई हो 15 दी गई हो, और हमें डिस्प्लेसमेंट हमारा एम्पलीट्यूड दिया गया है वो दो इसको लेंथ होता है एम्पलीट्यूड ना, तो ये 2 मीटर दिया गया हो, तो हमें इससे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आप कैसे लगा सकते हैं? आप y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लगाएंगे, ए साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा की वैल्यू हमें क्या दी गई है 15, टी की वैल्यू 2, तो ये हो गया 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और हमें एम्पलीट्यूड दिया गया है 2 इंटू साइन 30 1/2 इज इक्वल टू 1। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1। तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या देखेंगे, एम्पलीट्यूड तो हमारा 2, तो ये डिस्प्लेसमेंट इतना गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट इतना देखने को मिला है इस डायरेक्शन में। तो यही जब हम कॉस्ट के टर्म में भी देखेंगे तो भी हमारा यही फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे ए जो होता है एम्पलीट्यूड, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल की किसी इंस्टेंट टाइम गिवन टाइम में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो y जो हो गया डिस्प्लेसमेंट, a हो गया एम्पलीट्यूड, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। और जब हम इसके मीन पोजीशन पे देखेंगे, इसके मीन पोजीशन पे देखेंगे तो हमारा क्या देखने को मिलता है मीन पोजीशन पे y 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 होता है तो हमें v मैक्सिमम देखने को मिलता है। क्योंकि जब आप वैसे भी कॉमन सेंस से देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, ये यहाँ से इधर गया इधर, तो यहाँ से फिर ये इधर आएगा, तो ऊपर जैसे जैसे इधर जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, फिर जैसे जैसे ये इधर आएगा नीचे की तरफ तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और यहाँ पे ये मैक्सिमम होगी। इसके बाद मीन पोजीशन से फिर जैसे जैसे जाएगी डिक्रीज होती जाएगी, फिर आगे आएगी, फिर इंक्रीज होती जाएगी। तो ये जितना इधर जाती है उतना ही इधर जाती है, फिर धीरे धीरे कम होते होते आके यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0, तो वेलोसिटी हमें मैक्सिमम देखने को मिलती है, वो क्या हो जाती है v इज इक्वल टू ओमेगा ए। क्योंकि y 0 हो जाता है तो y की और a स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से बाहर a हो जाएगा, v मैक्स इज इक्वल टू a ओमेगा। और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हमें देखने को मिलता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे y इज इक्वल टू a हो जाता है। क्योंकि जितना आप डिस्प्लेसमेंट इतना जितना डिस्प्लेसमेंट गया एम्पलीट्यूड भी उतना ही, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू ए हो जाता है, तो हमारा v 0 हो जाता है। और वैसे भी आप देखते हैं कि जैसे जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये जैसे जैसे ऊपर जाता है तो हमारा v डिक्रीज होता जाता है और यहाँ जाके रुक जाता है, तो v हमारा 0 हो जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब इसके बाद क्या है टर्म एक्सीलरेशन। तो नेक्स्ट टर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, पार्टिकल का एक्सीलरेशन को हम अल्फा से डिफाइन करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यहाँ पे माइनस किस लिए लगा होता है, वो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है डिस्प्लेसमेंट के, इसलिए यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाते हैं। और तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, वाई हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। और इसमें भी जब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विच पॉइंट एट विच पॉइंट वेलोसिटी कैन बी 0। तो वेलोसिटी 0 कहाँ पे हो सकती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो उसका ऑप्शन क्या क्या हो सकता है,
at mean position, at extreme position or at both of them and none of these। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन। और नेक्स्ट जो एक्सीलरेशन से क्या पूछ सकता है, अब मीन पोजीशन पे जो y ज़ीरो हो जाता है तो एक्सीलरेशन ज़ीरो, मीन पोजीशन पे हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सीलरेशन ज़ीरो होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा y इज इक्वल टू ए हो जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाती है। तो ए मैक्स हमारा क्या हो जाता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, वाई की वैल्यू हम ए रख सकते हैं वहाँ पे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, वो हो जाता है मैक्सिमम। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, मैक्सिमम, मिनिमम, कैन बी ज़ीरो और कैन बी इनफाइनाइट या नन ऑफ दीज। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, वेलोसिटी ज़ीरो, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम और एक्सेलरेशन वो ज़ीरो हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन में टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड का हमने फार्मूला बताया था, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट 2 पाई t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन, ये हो जाता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो यहाँ पे जब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे तो ये सेम एज जैसे कि हमने पढ़ा था मोशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सेम उसी तरीके का होता है। तो इसको आप उस वीडियो में देख सकते हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे ताकि आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आए। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे जय जेट डिफेंस वॉरियर्स चैनल पे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स बाई कल्पेश सर, और भी कई सब्जेक्ट चलते हैं जैसे कि करंट अफेयर को लेकर आते हैं विवेक सर, सैनिक स्कूल के लिए भी हमारी क्लासेस चलती हैं जिसको हिमांशु सर लेके आते हैं, आयुष सर मैथ पढ़ाते हैं, सौम्या मैम जो है वो पॉलिटी पढ़ाती हैं, और अक्षित सर जो हैं वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं। और हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है रीजनिंग, जो कि शिवम सर पढ़ाते हैं। तो सभी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप सबका वीडियोस देखिए और अपने नॉलेज को और इंक्रीज़ कीजिए। अब यहाँ पे हमें नोट पॉइंट क्या देखने को मिलता है, द एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम एट अ प्लेस वेयर द वेलोसिटी इज मिनिमम एंड वाइस वर्सा। जहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम होती है वहाँ पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है। वो तो हमने देखा कि वेलोसिटी ज़ीरो हुई तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम हुई तो एक्सीलरेशन ज़ीरो, तो इसका वाइस वर्सा। तो इसको हमने देखा, एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम एट अ प्लेस वेयर द वेलोसिटी इज मिनिमम फॉर अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग इन SHM, ये SIIM नहीं SHM है। तो दिस इज द फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस क्या हो सकता है उसको देखते हैं। SHM में कलांतर, क्या हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कलांतर। कलांतर कितने कितने का आ सकता है, तो कलांतर जो आता है वो हमें एंगल में मेजर करते हैं, तो इसे हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, जो तात्कालिक विस्थापन और तात्कालिक वेग में क्या कलांतर होता है। व्हाट इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज π/2 रेडियन। आप जब फेज डिफरेंस देखेंगे तो ये कितने का आता है, π/2 रेडियन का। यहाँ पे आता है π/2, तो कलांतर कितने का मिलता है, फेज डिफरेंस π/2 रेडियन। और जब हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में फेज डिफरेंस देखेंगे, कलांतर देखेंगे, तो वो भी π/2 रेडियन का होता है। लेकिन जब हम एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं तो वो पाई रेडियन का कलांतर हो जाता है। दिस इज इन पाई रेडियन। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि जैसा हमने बताया, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फेज बिटवीन इन दिस इज पाई रेडियन। द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर अ पार्टिकल एक्सक्यूजिंग SHM इज एलिप्टिकल। तो ये सबसे नोट पॉइंट है, ये आपका नोट पॉइंट है कि आप
जब ग्राफ देखेंगे, ग्राफ जो होता है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर अ पार्टिकल इन एसएचएम दैट इज, आपका क्वेश्चन आएगा सर्कुलर, सर्कुलर, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल, ट्रायंगुलर और स्ट्रेट लाइन। तो आपका आंसर क्या हो सकता, क्या होगा, इलिप्टिकल, दैट इज करेक्ट। तो ग्राफ क्या हो सकता है, क्या होता है, हो नहीं सकता है, होता है, इट मस्ट बी, दैट इज इलिप्टिकल ग्राफ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस में फोर्स कैसे लगता है, किस टाइप के फोर्स लगते हैं। तो आपको पता होगा फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू एम में होता है उसका जनरल, जो न्यूटन ने दिया था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें भी फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को हमने पढ़ा, एक्सेलरेशन को क्या पढ़ा हमने, माइनस ओमेगा स्क्वायर यक्स। तो अल्फा इज इक्वल टू, और यहाँ पे तो जब हम इसी को इसमें रख देंगे, F इज इक्वल टू एम में पे रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा F क्या हो जाएगा, F इन एस एच एम इज इक्वल टू m, तो मास ऑफ पार्टिकल हो जाएगा, और अल्फ़ा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, m माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे जो m ओमेगा स्क्वायर है इसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं, दैट इज़ इलास्टिक कांस्टेंट। तो ये क्या होता है, इसको हम ले लेते हैं माइनस के, माइनस तो हमें पहले से मिला है तो माइनस के एक्स। तो यहाँ पे हमें जो एस एच एम में फोर्स देखने को मिलता है वो माइनस के एक्स। अब हम यहाँ से ओमेगा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि m ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है के। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट के अपॉन एम, अंडर रूट के अपॉन एम। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिला है। तो या इलास्टिक कांस्टेंट, के क्या होता है, इलास्टिक कांस्टेंट भी होता है। और एसएचएम में क्या होता है ये भी नोट पॉइंट है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल एंड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ये मस्ट पॉइंट, आपको इन सब पॉइंट्स को ध्यान देना है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स कम, ऐसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कंपटीशन के एग्जामिनेशंस में। तो जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आप कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हैं। आप जब कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे तो यू मस्ट हैव टू अटेम्प्ट राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशंस। तो अब नेक्स्ट पार्ट जो हम देखेंगे, एनर्जी क्या क्या हो सकती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस में। तो एनर्जी क्या किस टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला आपको पता है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब यहाँ पे आपको यहाँ भी वही करना है, आपको वेलोसिटी क्या होती है, इसमें वेलोसिटी आपने पढ़ा था ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ए, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे भी जब आप पुट करेंगे के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पे स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या में एनर्जी देखने को मिलेगी, के इज इक्वल टू हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट हमें हट जाएगा और ओमेगा पे स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी ये देखने को मिलती है। आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, आप जब प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवीजन के टाइम में बहुत हेल्प मिलेगा। और हम आपके लिए क्वेश्चंस भी लेके आ रहे हैं, तो क्वेश्चंस भी हम अच्छे से कराते हैं। तो आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए, और नोट्स को जब आप एक बार रिवीजन करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको एक बार में याद हो जाएंगी चीज़ें, आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी U बराबर हाफ यम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमें देखने को मिलता है। ये भी हमें जनरल फार्मूले से ही, जनरल फार्मूला आपको बताया गया है, आप जब पीछे पढ़ेंगे तो एनर्जी हमने पढ़ाई है, तो वहाँ से आप इसको भी यहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के बाद अब हम कुछ एक्सप्रेशन इसके देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन से हम क्या, हमें कंक्लूजन क्या मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट सेंटर, कि सेंटर पे मीन पोजीशन पे किसी भी एसएचएम में
हमें सेंटर पे जो है मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलती है पोटेंशियल एनर्जी की, और काइनेटिक एनर्जी की कहाँ देखने को मिलती है हमें, वहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, वो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के प्लस यू। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या देखने को मिलता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये मिल जाता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, वेयर ए इज एम्पलीट्यूड, एम इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल एंड ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इन सबको तो हमने इतनी बार रिपीट कर दिया कि आपको सुन सुन के याद हो गया होगा कि न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी, ये भी नहीं आप समझ गए, ये न्यू है, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इस सबको तो आपको याद हो जाना चाहिए ऐसे सुन सुन के। तो इसके बाद हम देखते हैं पेंडुलम, पेंडुलम्स के टाइप। पेंडुलम हमने पढ़ा था, पेंडुलम जो होती है वो क्या कौन से मोशन करते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, आवर्ती गति करते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है, जिसका टाइम पीरियड हमें 2 सेकेंड देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड्स पेंडुलम। अ सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स। इसकी हमें इफेक्टिव लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर, दैट इज 1 मीटर जब हम अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं और उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, तो उस टाइप के जो पेंडुलम होते हैं दैट इज कॉल्ड सेकेंड्स पेंडुलम। तो यहाँ पे आपको जैसे मेंशन भी किया गया, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इज 99.992, दैट इज वेरी क्लोज टू 1 मीटर। ये अर्थ पे आपको देखने को मिलता है। और नेक्स्ट अदर प्लैनेट्स पे आप जाएंगे, देन यू कैन सी द अदर लेंथ ऑफ द पेंडुलम इफेक्टिव लेंथ, बिकॉज the variation of gravitation on everywhere. When you are on the earth, then you can see the gravitation 9.8. you go to moon, तो वहाँ पे आपको different gravitation. When you go to Mars, then you can see a different gravitation you can feel. तो this is the because of gravitation. तो नेक्स्ट जो पेंडुलम्स का टाइप है दैट इज कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है, ऐसी रिजिड बॉडी जो स्विंगिंग के लिए कैपेबल होती है एक वर्टिकल प्लेन पे, विच इज़ कैपेबल टू स्विंगिंग इन अ वर्टिकल प्लेन। किसी भी वर्टिकल प्लेन पे स्विंग करने के लिए, वर्टिकल प्लेन क्या होता है, जो हॉरिजेंटल होता है क्षैतिज, वर्टिकल होता है ऊर्ध्वाधर। तो आपको ये देखने को मिलता है। अब इसका टाइम पीरियड जो क्या होता है, कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई आई अपॉन mgl। यहाँ पे आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो किसी सेंटर से पास होता है, m तो आपको पता ही होगा मास ऑफ बॉडी, एंड l जो होता है वो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सस्पेंशन। तो हमने बताया ना कि लेंथ किस पे डिपेंड करता है, उसके ग्रेविटेशन पे। तो यहाँ पे भी वही है, L जो है वो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सस्पेंशन। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम क्या होता है वो देखेंगे। अ रिजिड बॉडी एनी शेप ऑफ एनी शेप कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग अबाउट एन एक्सिस मे और, ये मे और अलग अलग है, मे और मे नॉट बी पासिंग थ्रू इट। ऐसी रिजिड बॉडी, कठोर बॉडी जो किसी भी शेप की हो सकती है, जो ऑसिलेशन के लिए, दोलन के लिए कैपेबल हो, अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अराउंड जो कैपेबल हो कि वो ऑसिलेशन कर सके। वो या तो पास हो, उससे ना पास हो, दैट्स नॉट मैटर, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स अ फिजिकल पेंडुलम। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ फिजिकल पेंडुलम, या फिजिकल पेंडुलम कहलाता है। इसका टाइम पीरियड भी हमें लगभग सेम देखने को मिलता है कंपाउंड पेंडुलम के इक्वल, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन √L अपॉन mgd, जहाँ पे आई यहाँ पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डी जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन, डी इज अ डिस्टेंस। सो
T इज इक्वल टू, जब हम यहाँ पे कंपाउंड पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम को इक्विलेट करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, 2 पाई L अपॉन एम जी, डी इज इक्वल टू 2 पाई L अपॉन जी। द लेंथ ऑफ एन इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाई L इज इक्वल टू L अपॉन एम डी। तो ये हमें कंपाउंड पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम देखने को मिला। अब नेक्स्ट जो है वो है स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम जो है ये आज का लास्ट जो है पार्ट है। तो क्योंकि वीडियो आज की काफ़ी बड़ी वीडियो होती जा रही तो आपको भी देखने में उबन होती है, इसलिए हम आपके लिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं। वी आर ट्राई टू गिव मोर देन मोर इन लेस सेकेंड्स, सो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हाउ यू प्रिपेयर दैट वी आर गिव एवरीथिंग 100% ऑफ आवर्स, so that is your responsibility, that's depend on you, that you how you spend your time to your preparation. Then the next, that is a point mass suspended from a massless spring constitute a spring pendulum. कोई भी पॉइंट मास जो हम उससे क्या मासलेस या तो बहुत लाइट वेट जिसे हम मासलेस मान सकते हैं तो उसे हम स्प्रिंग पेंडुलम कहते हैं। इफ़ द मास इज वंस पुल्ड डाउनवर्ड सो एज टू स्ट्रेच द स्प्रिंग, जब हम उस पर कोई मास लगाते हैं, जैसे स्प्रिंग हमारी ऐसे होती है तो इस पर जब हम यहाँ से कोई भी मास लगाते हैं, या तो आप स्प्रिंग वर्टिकली ले लीजिए, ऐसे स्प्रिंग है, जब हम यहाँ से मास पुल करते हैं तो ये स्ट्रेच होती है, तनती है, तो ये ऐसे फैल जाती है। तो आप देखेंगे जब ये ऐसे फैल गई तो यहाँ पे इस तरीके का, जब हम फिर इसको छोड़ देंगे तो ये फिर ऐसे सिकुड़ेगी, फिर ये अपने मेन पोजीशन पे जाएगी, ऐसे स्ट्रेच होगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे ये फिर स्ट्रेच और फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पे हमें एक ऑसिलेशन देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग पेंडुलम। इस टाइप का पेंडुलम को हम स्प्रिंग पेंडुलम कहते हैं। तो ये अपने मीन पोजीशन पे जाती है, फिर ऑसिलेट होती है, फिर मीन पोजीशन पे जाती है, तो इसे हम स्प्रिंग पेंडुलम कहते हैं। टाइम पीरियड और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, और न्यू क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। आप फॉर्मूले याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम लेकर आएंगे क्वेश्चंस, तो आपको वहाँ पे आसानी होगी। आपको जब फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। The next, that is, if the spring is not light but has a definite mass, then it can be easily shown that period of oscillation will be, तो क्या हो जाता है, अगर उसका कुछ डिफिनिट मास होता है तो हम यहाँ पे m प्लस ms जोड़ देते हैं। ये जो हमारा मास जो हमने उस पर एक्ट कराया था, जो हमने लगाया था, द मास दैट वी पुट दैट इज एंड ऑन दैट स्प्रिंग मासेज, so the oscillation time period will be t is equal to 2 pi under root m plus ms by 3 upon k. This is the time period of the spring pendulum when it has definite mass. अब हम आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई। आज हमने काफ़ी सारे पार्ट्स कवर किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से पार्ट कवर किए हैं। तो आपको दिख रहा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशंस, पीरियोडिक मोशन, हार्मोनिक ऑसिलेशन, उससे रिलेटेड टर्म्स, और उसके मीन पोजीशन से जो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और उसकी वेलोसिटी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से फोर्स, एनर्जी, हमने सब चीज़ देखी। तो इस तरीके से आज हमने सिंपल हार्मोनिक मोशंस को कवर किया। तो आप सभी इस वीडियो को मस्ट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड यू मस्ट हैव टू लाइक द वीडियोज एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स, सो दैट they also gain the more and more knowledge from our experience. So
आपका फ़र्ज बनता है कि आप ऐसा करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।